नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता है कि एनटीए ने अपना जो पैटर्न है प्रश्नों को पूछने का वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। अन्य गद्य विधाओं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मार्च के पेपर को उठाकर देख लीजिए आप। अभी जो हाल ही में जून 2023 में प्रश्न पेपर हुआ है 17 जून को, उसको उठाकर देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। आज हम हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को पढ़ेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन साहब की अगर जन्म की बात करें तो 1907 में इनका जन्म हुआ, 2003 में मृत्यु हुई है। आपको पता है 2007 में और किसका जन्म हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है और महादेवी वर्मा का हुआ है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी कालक्रम में पूछा जाता है, आपको एक याद रहेगा। चलिए, पाठ्यक्रम में क्या भूलूं क्या याद करूं लगा है 1969 का। इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर से 1970 में, बसेरे से दूर तक 1978 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। अब आपने ये चारों याद करने हैं, आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीआरएफ अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारा कुछ याद करना पड़ेगा। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन साहब भूल गए कि उन्हें क्या याद करना है। वो भूल जा रहे थे हर चीज़। तो उन्होंने नीड़ का निर्माण कर दिया, एक घर बना दिया, वहाँ पर क्या किया, बसेरा किया। और वहाँ पर जब बसेरा हुआ तो फिर जब घर बन जाता है, बसेरा होता है, तो 10 लोगों के यहाँ जाना पड़ता है, तो 10 द्वार से सोपान तक ये गए। ये ट्रिक आपको याद होगी, क्रम आप लगा सकते हैं। जब रचना काल पूछेगा तो आप रचना काल में, अगर मिलान में कभी पूछ दिया कि नीड़ का निर्माण इसका समय कब है, ऐसे पूछ लिया मिलान में, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो आपको इसका सन भी याद रखना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा 1969 में, क्योंकि पाठ्यक्रम में लगा है। नीड़ का निर्माण फिर से 1 साल के बाद, और इसके 8 साल के बाद बसेरा हुआ, उसके 7 साल के बाद 10 द्वार और सोपान तक गए। चलिए आगे चलते हैं। अन्य रचनाओं की बात करें तो मधुशाला है 1935 की, और मधुबाला है 1936 का, मधु कलश है 1937 का, निशा निमंत्रण है 1938 का। जो इनकी मधुशाला है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही, और क्योंकि ये एक मधुशाला मतलब एक मधुर जो क्या कहेंगे इसको, मदिरा पर लिखी गई है, जो शराब है इस पर ये लिखी गई है। होता क्या है ना, उस समय पर यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए रहते हैं, और महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है, और तभी वो पूछते हैं कि भाई आप तो शराब पर कोई रचना लिख रहे हैं। इन्होंने कहा सर, शराब पे नहीं लिख रहे हैं, हम तो एक प्रेरणादायक रचना लिख रहे हैं। अब अगर महात्मा गांधी जी को पता चलता कि ये तो शराब पर रचना है तो इस पर प्रतिबंध लग जाता। तो ये बहुत चालाक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। तो इन्होंने एक पंक्ति तो वही सुनाई थी कि मदिरालय पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अब इसमें प्रेरणा है कि आप भटकिए मत, आप एक राह पकड़िए और मंजिल को आप पा जाएंगे। तो एक उन्होंने सुना दिया था कि वो मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला। तो ये 2 पंक्तियां सुनकर महात्मा गांधी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप तो बहुत महान कवि हैं, आप रचना को प्रकाशित कीजिए। तो ये रचना प्रकाशित हुई, और बाद में क्या हुआ कि राम वृक्ष बेनीपुरी भी इन पर नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा अगर ये बिहार में आए तो भाई हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे इस पर वाद विवाद होते रहा। अगर इनके अन्य रचनाओं की बात की, जैसे निशा निमंत्रण 1938 का, पहला जो इनका काव्य संग्रह है तेरा घर 1929 की रचना है, जिसमें आपकी बहुत सारी रचनाएं संकलित हैं। जैसे एकांत संगीत 1939 का है, आकुल अंतर 1943 का है,
सरोजनी 1945 की है, मिलन यामिनी आपका 1950 का। धार के इधर उधर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 1957 में लिखी गई है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हृदय की आँखें, जो इन्होंने अपने कॉलेज के समय पर लिखी और इसको यूनिवर्सिटी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनटीए का पैटर्न ऐसा है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हृदय की आंखों के लिए इनको प्रथम ऐसे पूछे जा सकता है कि जब ये कॉलेज में थे तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी जिस पर इनको प्रथम पुरस्कार यूनिवर्सिटी में दिया गया था। तो हृदय की आंखें हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और जो मैं अभी आपसे कह रहा था राम वृक्ष बेनीपुरी इन पर नाराज़ हो गए थे, तो वही बात इसमें है कि उन्होंने कहा मधुशाला पर नाराज़ हो गए, यदि बच्चन सिंह बिहार में आए तो गोली मार देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बात थोड़ा सा बढ़ गई थी, इस वजह से फिर ये बोल दिया गया होगा, हुआ कुछ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। बच्चन साहब अपनी आत्मकथाओं को एक स्मृति यात्रा यज्ञ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये PYQ में ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। अपने प्रश्नों में जब आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो उसमें ये पूछा गया है। मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को इस PDF में लिया है, बहुत संकलित करके लिया है। अगर आप इसके विषय की बात करते हैं तो इस आत्मकथा में लेखक ने तत्कालिक समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोग कैसे एक साथ खुश रह के जीवन व्यतीत करते हैं उसका चित्रण प्रस्तुत किया है। अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के लेखकों के कथन हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, कहते हैं कि इसमें जो बच्चन जी हैं, बच्चन जी का परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि उनके साथ समूचा काल क्षेत्र गहरे रंग में उभर कर सामने आया है। ठीक है, ये कोटेशन किसका है या एक कथन स्टेटमेंट में आजकल पूछे जा रहे हैं कथन के रूप में, कथन 1 कथन 2 ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल को पूछा जाता है कथनों में। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। धर्मवीर भारती लिखते हैं, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने परिवार में सब कुछ इतनी बेबाकी साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि 5-6 लोगों ने इस पर कुछ बातें कही हैं, वो आपको याद रखना। शिवमंगल सुमन कहते हैं, ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन जाएंगी और इसमें उनकी सार्थकता भी है, एक प्रेरणा बन जाएगी। ठीक है, यथार्थ को कहने की। नरेंद्र शर्मा लिखते हैं, यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। ये भी महत्वपूर्ण है, जो एक कोटेशन है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स ज़रूर से बना लीजिए, यूनिट काफ़ी, ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आप कुछ देखते हैं हम पात्र संबंधों को। इसके जो मुख्य पात्र हैं प्रताप नारायण हैं, प्रताप नारायण जो लेखक के पिता हैं, सरस्वती लेखक की माता हैं, भोलानाथ लेखक के बाबा हैं, श्यामा इनकी पत्नी है जो जिसको टीबी हो जाती है और 210 दिन ये बिस्तर में रहती है और उसके बाद इनका निधन हो जाता है, शालिग्राम जो इनका छोटा भाई है, और शैल कुमारी इनकी बहन है, छोटी बहन है, और राधा, थोड़ा सा मैं PDF ऊपर कर देता हूँ, जो राधा है इनके पिताजी की बहन है, मतलब इनकी बुआ पर बुआ है राधा, और बहुत ही शातिर लड़की है और इनकी जो उम्र है इस समय वो 80 साल है। ठीक है, तो 80 साल की अभी ये हैं और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है महारानी। ये राधा है, ठीक है, राधा की एक बेटी है जिसका नाम है महारानी। ठीक है, महारानी की भी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। ठीक है, तो ऐसे ये क्रम चल रहा है। अब ये सभी लोग क्या हैं, अपने ससुराल में ही मायके में ही रहते हैं। ससुराल तो उधर हो गया ना, तो मायके में ही रहती हैं। अब होता क्या है कि जब बुद्धि की शादी होती है तो हरिवंश राय बच्चन जी के पास बहुत ज़्यादा कुछ दहेज था बचा हुआ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है।
तो इसकी शादी में यानी कि बुद्धि की शादी में उन्होंने सारे दहेज का जो भी बचा कुचा था सारा कुछ लगा दिया। एक घड़ी बची थी उनके पास, एक घड़ी बची थी, और ये भी लेखक ने यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने खो दी थी। ठीक है, उस पर वो एक कथन कहते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो मिट्ठू लाल है ये राधा का भाई है। मुंशी ईश्वर प्रसाद लेखक के दादा हैं। ठीक है, यानी कि सरस्वती के पिता हैं, सरस्वती के पिता हैं। ठीक है, लेखक के दादा हैं, ललितपुर के जेलर बनते हैं, ये जेलर हैं। ठीक है, ललितपुर के। करकल है जो इनका बहुत अच्छा मित्र है। करकल और चंपा इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र हैं, इनको आप भूलने की गलती मत करना। चंपा और करकल को तो बिल्कुल मत भूलना आप। ठीक है, अगर चंपा और करकल, ठीक है, जो करकल है इनका एक मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, उसकी पत्नी है चंपा। और चंपा यानी कि अपने दोस्त की पत्नी के साथ इनका थोड़ा सा अफेयर चल जाता है, और उसको इन्होंने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। यही इनकी सार्थकता है। अब जो चंपा है, चंपा से इनका प्रेम प्रसंग चलता है, और होता क्या है कि करकल की मृत्यु हो जाती है। करकल किन्हीं कारणों से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो चंपा की जो सास है उसको और भी ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, संदेह था, शक, और वही शक उसका बढ़ते गया, और उसने चंपा के किन्हीं कारणों से, अस्पष्ट कारणों से जो है उसकी मृत्यु करा दी। तो ऐसे ये कहानी चलती है। भगवान देही जो लेखक की बहन है, ठीक है, भगवान देही भी लेखक की बहन है, और शैल कुमारी भी लेखक की बहन है। लेखक अपने पिता की छठवीं संतान थे। ठीक है, छठवीं संतान लेखक थे। चलिए, कुछ और बातें हैं इसमें, महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य आए, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अमोठा बस्ती, सबसे पहले जो इनका परिवार है, इनके जो वंशज थे वो अमोठा बस्ती में रहा करते थे। वहाँ से ये लोग इन्होंने पलायन किया, तो ये कहाँ आ गए, जिला प्रतापगढ़ में बापूपट्टी रानीगंज में आके रहने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद आने वाला जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है मनसा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इलाहाबाद, प्रतापगढ़ से आके इलाहाबाद में बसा था, तो पहला व्यक्ति कौन था, तो यही व्यक्ति था। चलिए आगे बात करें तो छठवीं पीढ़ी में इनके पिता का जन्म हुआ, और सातवीं पीढ़ी में ये मेरा मतलब लेखक का जन्म हुआ। ठीक है, बच्चन साहब जी का जन्म हुआ सातवीं पीढ़ी में। ठीक है, सातवीं पीढ़ी में हुआ, और छठवीं संतान थे, कन्फ्यूजन मत होना, छठवीं संतान थे। पूरे इनके जो पूरा एक घर था उसमें एमए करने वाला यानी कि एमए की डिग्री लेने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था ठाकुर प्रसाद, जो मोहन लाल का पुत्र था। अब इनका जो नाम है वो हरिवंश क्यों पड़ा, क्योंकि जो ये क्या किया करते थे, पुराण पुराण पढ़ा करते थे। इनके जो पिताजी हैं वो गीता पढ़ा करते थे, और गीता कैसे पढ़ते थे, मौन रहकर पढ़ते थे। रामायण को गाकर पढ़ा करते थे। तो इनका भी जो है पुराणों में रुचि बढ़ी, और इसी के कारण इनका नाम हरिवंश पड़ा। और सत्य देव परिवाजरक, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सत्यदेव परिवाजरक के प्रभाव से उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, किसके प्रभाव से, सत्यदेव परिवाजरक, इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद एक मास्टर थे अंग्रेजी के, और इन्होंने इनको निःशुल्क अंग्रेजी की शिक्षा दी। इनके पिताजी हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में सबसे ज़्यादा जोर इनके पिताजी ने दिया था, प्रताप नारायण जी ने। चलिए आगे चलते, कुछ क्रांतिकारी इनसे मिले, जैसे श्री कृष्ण, यशपाल, और यशपाल की पत्नी प्रकाशु। ठीक है, ये भी इनसे मिलने के लिए इनके गांव आए। चलिए और आगे चलते हैं। जो लेखक की पत्नी है, मैंने आपको अभी बता दिया था 2 वर्ष, यहाँ पर 10 दिन नहीं है, ये 16 दिन है। ठीक है, 2 वर्ष 16 दिन तक वो बिस्तर में रहती है, और उसके बाद जाके उनका निधन हो जाता है। तब उन्होंने कहा था कि मेरी याद में आपको 2 पंक्तियाँ तो लिखनी होंगी।
तब इन्होंने बाला में लिखा था, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, ऐसे करके इन्होंने उस पर पंक्ति लिखी थी। ठीक है, ये पंक्ति लिखी थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कथन है यहाँ पे, और जो कथन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। एनटीए का एग्ज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो कथन है वचन सिंह हरिवंश राय बच्चन साहब का है कि देश और काल की विराटता में मनुष्य कितना तुच्छ और नगण्य हो जाता है, मुझसे अधिक वह समझती थी। वह मतलब इनकी पत्नी, और उसका नाम क्या था, तो श्यामा था। ठीक है, चलिए और आगे चलते। बच्चन सिंह, फिर इनका ही कथन है, अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। ठीक है, कुछ कथनों को आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। काली से काली प्रभात का रात का प्रभात होता है, काली से काली रात का प्रभात होता है, समय का चक्र जैसे सौभाग्य की वैसे ही दुर्भाग्य की जमीन से भी होता हुआ आगे निकल जाता है। ठीक है, अगला है ऊषा बनाम प्रकाश, एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने लिखा है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। क्योंकि ये छल रहित व्यवहार, जो मतलब एक किसी के साथ भी छल कपट नहीं करते, स्पष्ट शब्दों में बात कर देते हैं, यही इनकी सहजता है। बच्चन सिंह कहते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि कवि तत्व यदि कमल है तो जीवन जल है। महत्वपूर्ण है सारे, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। जितने कथन यहाँ पर लिए गए हैं ये चुनिंदा कथन है। ईश्वर प्रसाद जो इनके दादा हैं, इनके नाना हैं ये, ठीक है, इनके जो मम्मी हैं उनके पिता हैं। ईश्वर प्रसाद लिखते हैं, मुंशी ईश्वर प्रसाद इनका पूरा नाम है। झांसी गले की फांसी, गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। यानी कि ललितपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको रहने खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इसलिए ईश्वर प्रसाद ने ये कोटेशन लिखा है। प्रताप नारायण जो इनके पिता हैं, उन्होंने, जब मैंने कहा था जब उनकी घड़ी जो है बच्चन साहब ने खो दी थी, तब उन्होंने कहा, मेरे दहेज की एकमात्र निशानी यह घड़ी थी, वह भी आज इस घर से चली गई है। और ये किसने खोई थी, तो ये बच्चन सिंह ने खोई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं। प्रत्येक प्रश्न ऐसा नहीं है कि इतने बड़े जो है आत्मकथा में से इतना छोटा सा कुछ चुनिंदा शब्दों को उठाया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें कुछ भी इग्नोर मत कीजिएगा, और आपको यदि लगता है कि इस पर नहीं बन सकता, वो आपकी दृष्टि रहेगी कि हाँ इस पर नहीं बन सकता, इस बार इस पर बन सकता है। आपने PYQ अच्छे से किए होंगे, तो उस आधार पर भी आप अपना जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। प्रत्येक इकाई को हम जो है प्रत्येक इकाई के अध्ययनों को करेंगे, उसके PYQ को करेंगे, और जितने प्रश्न अभी तक उसमें पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेटर रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं।